हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के लेक्चर में मैं आपको ग्रेविटेशनल फील्ड जो चैप्टर है 11th क्लास का, उसमें जितने भी सवाल पूछे गए हैं पास्ट ईयर्स में नीट लेवल के, चाहे वो AIPMT में पूछे गए हों, एम्स में पूछे गए हों या अब नीट के नाम के अंडर पूछे गए हों, सबका जो 20-25 सालों में न्यूमेरिकल आए हुए हैं उन सबका सोल्यूशन मैं इस लेक्चर वीडियो में रख रहा हूँ। इससे पहले मैंने अपने 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए थे, डे 1 डे 2 करके, जिसमें वर्क पावर एनर्जी और रोटेशनल मोशन के मैंने न्यूमेरिकल आपके सॉल्व करके दिखाए हैं। आई नो कि अगर आपका 12th क्लास के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो 12th क्लास के जस्ट बाद जिन बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा हुआ है वो इसमें अपेयर होंगे। तो अपेयर होने के लिए आपको सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो रहनी चाहिए वो पास्ट ईयर के न्यूमेरिकल आपको सारे के सारे आने चाहिए। तो उसके लिए मैं ये आपके लिए लेक्चर सीरीज शुरू की है, इसका आप भरपूर फ़ायदा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। Another planet of the same mass has radius 1/4 टाइम दैट ऑफ द अर्थ। मतलब उसका रेडियस कम है दूसरे प्लेनेट का। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम दैट प्लेनेट। सो इसमें देखो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। हम सबको पता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सो लेट्स से सॉल्यूशन। सो वेलोसिटी एस्केप कैन बी रिटन एज √of 2gm अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसे लिखा जाता है। अब देखो g भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज क्वेश्चन में कहा गया है सेम मास। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एस्केप वेलोसिटी है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस, इस तरह से आएगी। अब रेडियस, तो इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ ऐसा डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, जिस भी प्लैनेट की बात की जा रही है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे इनके रेडियस, ठीक। तो ये तो आ जाएगा अर्थ के लिए और ये आ जाएगा उस प्लैनेट के लिए। अब प्लैनेट की क्या वैल्यू दे रखी है उसने, 1/4 टाइम दैट ऑफ अर्थ। तो ये है 1/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी 1/4 इस तरह से। तो ये आना चाहिए 1/2। सो प्लैनेट का अगर देखें हम तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू फॉर दैट प्लैनेट। सो इस तरह से रिलेशन आपको मिलना चाहिए। अब अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है दैट इज़ 11.2। सो 2 × 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ऐसा है। दैट इज़ द एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लैनेट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए बॉडी अटेन ए हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस। ओके, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद विच इट वॉज प्रोजेक्टेड इज। देखो इस क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास ये अर्थ है और एक बॉडी है जिसको इक्वल अटेन ए हाइट ऑफ, लेट्स से बॉडी ने रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही हाइट अटेन कर ली दिस, और ये था रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक। व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद विच इट वॉज प्रोजेक्टेड। कहता है इसको बी तक जाने के लिए ए पे जब ये अर्थ के सरफेस पे थी, जब ये लोकेशन ए पे थी, ये ए लोकेशन है, तो इसको कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया होगा। हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद विच इट वॉज प्रोजेक्टेड। ठीक है, कर लेते हैं जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। तो ए पे जितनी एनर्जी थी, टोटल एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी बी पे लिख देते हैं फिर। सो विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ए पे लिखेंगे अगर मैं लिखूंगा Gm अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसे लिखा जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी अगर लिखी जाएगी तो 1/2 mv²। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल टू टोटल एनर्जी। बी पॉइंट पे अगर मुझे लिखनी पड़े तो मैं टोटल एनर्जी कैसे लिखूंगा, -Gmm अपॉन 2r, ऐसे लिखी जाती है टोटल एनर्जी।
ठीक। तो इस टोटल एनर्जी की हेल्प से मुझे अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर मुझे वेलोसिटी की कैलकुलेशन करनी है। वेलोसिटी की कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। ये आ जाएगा 1/2 mv² इक्वल्स टू -g(m)m डिवाइडेड बाई 2r और कैसा का g(m)m डिवाइडेड बाई r। चलिए इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन आ रही हैं। g(M)m डिवाइडेड बाई r, ये टर्म्स कॉमन आ रही हैं। -1/2 प्लस 1/1 ये ब्रैकेट में रह जाएगा। सो 1/2 mv²। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आना चाहिए 1/2 mv² इक्वल्स टू g(M)m डिवाइडेड बाई r। सो व्हेन वी सॉल्व दिस वन इट्स कम्स आउट टू बी 1/2। क्लियर। अब देखो ये 1/2 टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी। ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल हो गया। स्मॉल m वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। सो v कम्स आउट टू बी √of g(m)r। तो इतनी वेलोसिटी से हमें इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इमेजिन ए न्यू प्लैनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ अर्थ बट इट इज 3 टाइम्स बिगर। कितने टाइम्स बिगर है? इट इज 3 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन साइज और सेम डेंसिटी है। ओके, इफ इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g, देन व्हाट्स द न्यू एक्सेलरेशन ग्रेविटी ऑन द न्यू प्लैनेट। सो हमें g डैश कैलकुलेट करना होगा। सो इसका सोल्यूशन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। इसका सोल्यूशन क्या है, अब हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं g(m)r²। ऐसे लिखा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के लिए रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा और ये मास ऑफ अर्थ हो जाएगा। बट किसी भी प्लैनेट के लिए लिखनी हो तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख देते हैं, g मास ऑफ दैट प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट स्क्वायर। अब मास को लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, मास को लिखा जा सकता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो पहले मैं वॉल्यूम लिख रहा हूँ 4/3 पाई r ऑफ दैट प्लैनेट क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक, अब यहाँ से देखो 2 r वाली टर्म्स तो कैंसिल हो गई, तो एक r रह गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो g कम्स आउट टू बी, और वी कैन से g डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई r रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट इंटू डेंसिटी। ये आ गया g डैश मेरे पास। ठीक, अब ये जो g डैश आया है आप देख सकते हो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। सो g डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। ओके, सो वी कैन राइट g डैश अपॉन g इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, नाउ इट इज़ गिवन क्लियरली दैट कि उस प्लैनेट का जो रेडियस है वो 3 टाइम्स बिगर है ना, साइज इज बिगर 3 टाइम्स। सो हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ये रेडियस कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा g डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ g। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। क्लियर है ये सबको? ये आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द अर्थ सरफेस इज ve। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस विद ए वेलोसिटी ऑफ 2ve। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, अब देखो इसमें हमें क्या कहता है कि यूजुअली एक एस्केप वेलोसिटी को अर्थ के सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाने के लिए हमें एस्केप वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है विच इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बट एक बॉडी को अर्थ के सरफेस से ट्वाइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी की हेल्प से भेजा गया।
तो पूछा जाता है कि इन्फिनाइट डिस्टेंस पे उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। अगेन वी विल यूज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से अर्थ के सरफेस पे लेट्स से कि ये हमारे पास अर्थ का सरफेस है और ये इन्फिनाइट सेपरेशन पे एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे पता है आपको पोटेंशियल एनर्जी हम क्या अज्यूम करते हैं, ज़ीरो अज्यूम करते हैं। लेट्स से ये किसी v वेलोसिटी से इन्फिनिटी पे चल रहा है पार्टिकल, और जब ये अर्थ के सरफेस पे था तो इसके पास क्या था, एक पोटेंशियल एनर्जी थी प्लस इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी थी अर्थ के सरफेस पे, ठीक। और ये कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, इसको प्रोजेक्ट किया गया है 2 टाइम्स ऑफ एस्के वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया। अब दोनों पॉइंट पे अगर मैं इसको ए पोजीशन लेता हूँ, इसको बी पोजीशन लेता हूँ, इन ए और बी के बीच मुझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है। जब मैं इन दोनों पॉइंट्स के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करता हूँ तो ए पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी आएगी विच इज़ ग्रेविटेशनल एनर्जी माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, प्लस काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज 1/2m 2 टाइम्स ऑफ एस्के वेलोसिटी का स्क्वायर, बिकॉज इतनी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया गया था, इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी है। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, है ना, बड़ा ही इजीली v को मुझे कैलकुलेट करना है, और एस्के वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एस्के वेलोसिटी कैन बी रिटन एज √2g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। इस वैल्यू को जब मैं यहाँ पर लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में सब्सटीट्यूट करके आप सॉल्व करेंगे, आपको v का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज √3 टाइम्स ऑफ एस्के वेलोसिटी। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इज। एक सैटेलाइट है जो ऑर्बिट में घूम रही है अर्थ के चारों तरफ, तो उस सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी क्या रेशियो होगी। तो देखो हमें दोनों के लिए फॉर ए सैटेलाइट हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के फॉर्मूले पता होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो सैटेलाइट के लिए हम लिखते हैं या किसी ऑर्बिट में प्लैनेट के लिए, दैट इज Gm डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ r। r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, क्लियर। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा दैट इज -Gmm डिवाइडेड बाय r, ये पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा। चलिए इनका रेशो ले लेते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी, जब मैं इनका रेशो लेता हूँ तो दैट इज कम्स आउट टू बी Gmm डिवाइडेड बाय 2r एंड दिस इज -Gmm डिवाइडेड बाय r, ऐसा। इसमें से देखो आप देखोगे बहुत सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये टर्म्स कैंसिल हो गई, r से r कैंसिल हो गया, तो बस वी आर लेफ्ट विद -1/2, ये रिजल्ट आना चाहिए आपके पास। सो अब पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास फॉर ए सैटेलाइट मूविंग द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस तो बस इतना ही बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण होती हैं, जो नेगेटिव साइन यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है, राइट। तो अदरवाइज अगर आप रेशियो देखोगे, रेशियो क्या आता है, रेशियो तो आएगा ये 1/2 रेशियो आ गया। सो इट्स कम्स आउट टू बी ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 2 सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ S1 and S2 are moving in the same orbit. The mass of S1 is 4 times that of S2. इसका मतलब S1 का मास जो है, इसका मतलब M1 जो है दैट इज़ 4 टाइम्स
as that of mass of satellite 2. Which one of the following statements is true? The kinetic energy of the two satellites are equal. We know that the kinetic energy जो है वो कैसे लिखी जाती है, gm स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2r. अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये सैटेलाइट्स के मास पे भी डिपेंड करती है और अर्थ के मास पे भी डिपेंड करती है. इसका मतलब हो गया इन सैटेलाइट्स का मास अलग अलग है, सो काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल नहीं होगी, तो ये गलत हो गया. देन द टाइम पीरियड ऑफ S1 इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ S2. अब टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ 2 पाई r पावर 3/2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ gm. अब ये सिर्फ मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड, सैटेलाइट्स के मास पे डिपेंड नहीं करता है. तो इसका मतलब टाइम पीरियड इक्वल होना चाहिए था क्योंकि ये सैटेलाइट्स के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है. बट ऑप्शन दे रखा है द टाइम पीरियड ऑफ S1 इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ S2, बट एक्चुअली द टाइम पीरियड्स आर सेम, सो ये भी गलत हो जाता है. द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट इन द टू केसेज आर इक्वल. पोटेंशियल एनर्जी अगेन जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट होता है वो -g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय r ऐसा होता है. अगेन पोटेंशियल एनर्जी टर्म जो है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड कर रही है, सो वो इक्वल नहीं हो सकती, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन आता है S1 एंड S2 आर मूविंग विद द सेम स्पीड. तो इसको देखते हैं, मूविंग विद द सेम स्पीड इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि सेम ही ऑर्बिट में है तो इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी और सिर्फ मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रही है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ दिस सैटेलाइट. सो हम कह सकते हैं कि इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटीज सेम होंगी. सो S1 एंड S2 आर मूविंग विद द सेम स्पीड इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 7. The figure shows elliptical orbit of a planet M about the sun S. The shaded area SCD is twice the shaded area SAB. If T1 is the time of the planet to move from C to D and T2 is the time to move from A to B, then. So let's discuss this question. इस क्वेश्चन में देखो वो कह रहा है कि ये जो शेडेड एरिया है ये अगर मैं इसको A लिखता हूँ या A1 लिखता हूँ और इस शेडेड एरिया को A2 लिखता हूँ, सो A1 जो है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ A2 है. इस तरह से कि A1 वाला एरिया ज़्यादा है. कितना ज़्यादा है, 2 टाइम्स, ये लिखा हुआ है ट्वाइस. अब कहता है A1 एरिया को कवर करने के लिए टाइम लगा T1 और A2 एरिया को कवर करने के लिए टाइम लगा T2. तो ऐसे में T1 और T2 का क्या रिलेशन होगा, तो हमें पता होता है केपलर का एक लॉ है ना, उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इक्वल एरिया स्वीप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. कि अब एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होता है, जितना अगर 1 सेकेंड में जितना एरिया कवर हो रहा है तो वो चाहे कोई भी एरिया होगा 1 सेकेंड में इक्वल एरिया ही हमेशा कवर होगा. लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि A1 के 2 हिस्से कर दिए गए और इसको T1 इसको T2 टाइम लगा है तो इसको T2 और T2 ऐसे टाइम लगे होंगे, 2 बारी T2 टाइम लगा होगा क्योंकि ट्वाइस एरिया है. सो हमारे पास ये T2 2 टाइम्स मिलके क्या बन रहा है, T टाइम बन रहा है. सो T1 मस्ट बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T2 अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ स्टेटमेंट. सो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4. Question number 8. The radii of circular orbit of two satellites A and B of the Earth are 4r and r respectively. If the speed of satellite A is 3v, then what is the speed of the satellite B? Okay, 2 सैटेलाइट्स हैं, उनके सर्कुलर ऑर्बिट्स अलग अलग हैं. एक है 4r, दूसरा है r, और A की स्पीड गिवन है. ठीक, B के बारे में हमें पता करना है. अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, है ना. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसको लिखा जाता है gm डिवाइडेड बाय r, ऐसा लिखा जाता है.
अब ए और बी दो दो हैं, तो इसको लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू जी और एम की वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी दोनों सैटेलाइट्स के लिए, क्योंकि जो एम है दैट इज़ द मास ऑफ अर्थ। सो बस आर अलग अलग होगा, तो इसको लिखा जाएगा आर बी, इसको लिखा जाएगा आर ए, इस तरह से। अब इनके रेडियस क्या कहते हैं, ए का रेडियस है 4r और बी का रेडियस है सिंपल r, इस तरह से। r से r कैंसिल हो गया तो रूट में आ गया 1/4, सो इट्स कम्स आउट टू बी 1/2। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो यह और कहता है ए की स्पीड कितनी है 3 टाइम्स ऑफ v, सो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी। So 2 times of velocity of A is 3v equals to velocity of B. So velocity of B equals to 6 times of velocity. This is the required answer. Question number 9. A particle of mass m is situated at the center of a spherical shell of same mass and radius a. The gravitational potential at a point situated at a/2 distance from the center. So ये हमारे पास अर्थ है, और या हम कह सकते हैं स्फेरिकल शेल है। दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल, और इसमें कहता है कि एक मास तो यहाँ पर रखा हुआ है सेम m मास, और इस स्फेरिकल शेल का मास भी कितना है m है। याद रहे ये शेल है, ठीक। आपसे पूछा गया a/2 डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा, लेट्स से दिस इज पॉइंट P। सो P पॉइंट पे दो पोटेंशियल के फॉर्मूले लिखे जाएंगे, एक तो जो मास सेंटर पे रखा गया है उसके कारण, और एक शेल के मास के कारण। सो पोटेंशियल एट P, जो सेंटर पे मास रखा गया है उसके कारण जो पोटेंशियल होगा दैट इज -gm डिवाइडेड बाय a/2, बिकॉज P पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ a/2। और शेल के कारण कितना हो जाएगा, वो वही होता है जो शेल के सरफेस पे होता है, तो वो ऐसे लिखा जाएगा। सो पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू -gm/a, ये ऐसा लिखा जाएगा। सो इट इज़ 2/1 प्लस 1/1। So potential at P can be written as -2gm divided by I think 3. Yeah, it is -3gm divided by A. So this is the required answer of this numerical. Question number 10. Question number 10 क्या कहता है, the dependence of acceleration due to gravity g on the distance r from the center of the earth assumed to be a sphere of radius r of uniform density is shown in the figure. अगर आपके पास नोट्स हैं, आपने कभी ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है, तो आप सबको पता होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r व्हेन वेयर r इज लेस देन और इक्वल टू r, ऐसी सिचुएशन होगी। और जैसे ही r की वैल्यू ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ या रेडियस ऑफ बॉल होता है, तो देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो फोर्थ ऑप्शन है इज द सूटेबल ऑप्शन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, the additional kinetic energy to be provided to a satellite of mass m revolving around a planet of mass m to transfer it from a circular orbit of radius r1 to another of radius r2. Okay, so कुछ ऐसा सिचुएशन है, okay.
ओके, तो मैं खुद ही ड्रॉ कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास दो ऑर्बिट्स हैं। एक ऑर्बिट तो कुछ यहाँ पर है और दूसरा ऑर्बिट कुछ यहाँ पर है, इस तरह से। ठीक, एक है R1 और दूसरा है R2। सो कहता है कितनी एडिशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी सैटेलाइट को जिसका मास कितना है, m है, सो दैट कि वो R1 से R2 में ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो हमें एडिशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो लेट्स से कि R1 जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकंड ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में सैटेलाइट्स की जो एनर्जी थी दैट इज़ द टोटल एनर्जी इन ऑर्बिट 1, और यहाँ आ जाएगा टोटल एनर्जी इन ऑर्बिट 2। सो एडिशनल एनर्जी हमें यहाँ पर सप्लाई करनी पड़ी है जब सैटेलाइट ऑर्बिट 1 में था। सो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी 2 माइनस टोटल एनर्जी 1, ऐसे लिखा जाएगा। अब 2 पे टोटल एनर्जी कितनी है सेकेंड ऑर्बिट में, माइनस g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय 2r सेकेंड ऑर्बिट का, माइनस, है ना, एक तो ये हो गया, फिर माइनस g mm डिवाइडेड बाय 2r1, इस तरह से लिखा जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं इट्स कम्स आउट टू बी 1/2 g स्मॉल m कैपिटल M 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसा लिखा गया। अब ये हमारे पास जो ऑप्शन बैठता है 1/2 GMM, थर्ड ऑप्शन बैठता है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, a planet moving along an elliptical orbit is closest to the sun at a distance r1 and farthest away at a distance of r2. If v1 and v2 are the linear velocities at these points respectively, then the ratio of v1 and v2, तो इनका सन की सिचुएशन में है। अगेन लेट्स से वी हैव अ सन और एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं। देयर इज ओनली वन एलिप्टिकल ऑर्बिट इस सिचुएशन में मैं कंसीडर कर रहा हूँ। सो लेट्स से वी हैव एलिप्टिकल ऑर्बिट समथिंग लाइक दिस। ऑल राइट, सो कहता है क्लोजेस्ट टू द सन एट डिस्टेंस r1। सो कुछ ऐसे बना लेते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। सो this position is closest, let's say A, and this position, let's say B, which is the furthest position from the center of the sun. Okay, this closest to the sun at a distance of r1 and the other one is at a distance of r2. So here the linear velocity is v1, here the linear velocity is v2. तो रेशियो ऑफ v1 और v2 आपको बताना है कितना होगा। बहुत ही आसान है। फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वी कैन राइट एंगुलर मोमेंटम एट ए इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम एट बी। तो ए पे लिखेंगे m v1 r1 और दूसरे पे m v2 r2। m से m कैंसिल हो जाएगा। आपको रेशियो चाहिए v1 और v2 की, v1/v2 इक्वल्स टू r2/r1। ये रेशियोज आ जाएंगी। r2/r1 is the second option. Question number 13. A spherical planet has a mass mp and diameter dp. A particle of mass small m falling freely near the surface of this planet which experience acceleration due to gravity equal to. So हमें इस केस में acceleration due to gravity कैलकुलेट करना है। अब रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ दिस प्लैनेट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय 2। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है जिसको हम स्मॉल जी लिखते हैं उसका फॉर्मूला किसी प्लैनेट के लिए कितना लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट स्क्वायर। नाउ इट इज g, मास ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू mp एंड रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय समथिंग लाइक दिस।
So it is 4g mass of that planet divided by diameter of that planet square. It is the acceleration due to gravity. This is your required answer. Question number 14. A geostationary satellite is orbiting the Earth at a height of 5r above the surface of Earth. This is very important, above the surface of Earth. R being the radius of the Earth. The time period of another satellite in hours at a height of 2r from the surface of Earth. So हमारे पास एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है. जियो स्टेशनरी सेटेलाइट ऐसी सेटेलाइट होती है जिसका टाइम पीरियड 24 आवर होता है. ओके, so let's solve it. We know from the Kepler laws that it is time period of a satellite is directly proportional to r power 3 by 2. So from this expression we can write t2 upon t1 is equals to r2 upon r1 power 3 by 2. अब यहाँ से t2 कैन बी रिटन एज t1 r2 upon r1 power 3 by 2. t2 is 24 hour. देन R2 देखो R2 का कितना रेडियस है 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r और ये 5r था तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हो जाएगा 6r. इस तरह से पावर हो जाएगी 3/2. r से r कैंसिल हो गया और ये टर्म भी कैंसिल हो गई. तो ये कितना आना चाहिए 24. ठीक, या सो इट कैन बी 24 1/2 एंड 3/2. इस तरह से लिखा जाएगा. जब आप इसको सॉल्व करोगे इस एक्सप्रेशन को, ये आपके पास आएगा 6√2 hours. So this is the required answer of this numerical. Question number 15. Question number 15 कहता है the height at which the weight of a body become 1/16th its weight on the surface of earth is. So इसको हमें सॉल्व करना होगा कि हाइट को कैसे सॉल्व करें. तो ये कहता है कि जो वेट है वो कितना हो जाएगा, जो एक्चुअल वेट है उसका 1/16th हो जाएगा. और वेट को मैं लिख रहा हूँ mg' और एक्चुअल वेट को लिख रहा हूँ mg. कितना लिख रहा हूँ mg. ये सिचुएशन है. इसका मतलब ये होगा कि m से m तो कैंसिल हो गया. ठीक, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि mg' अपॉन mg ये कितना है मेरे पास 1/16th है. चलिए m से m कैंसिल हो गया. बट जो मेरे पास g' का एक्सप्रेशन होता है g' विच कैन बी रिटन एज g डिवाइडेड बाय 1 + h अपॉन r स्क्वायर. इस तरह से. सो g अपॉन g' कितना आ जाएगा फिर, सॉरी g' अपॉन g को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इस तरह 1 अपॉन h अपॉन r स्क्वायर. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये आएगा 1/16 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 + h अपॉन r स्क्वायर. इसको इस तरफ आएगा, रूट हो जाएगा 16 का रूट, दैट इज 1 + h अपॉन r. 16 का रूट हो जाएगा 4, 1 अपॉन 1 + h अपॉन r. ऐसा लिखा जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 + h अपॉन r इक्वल्स टू 4 लिखा जाएगा. सो वी कैन सॉल्व इट एज h अपॉन r कैन बी रिटन एज 3 एंड h इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ r. सो इतनी हाइट पे जाके जो वेट है वो 1/16th हो जाएगा. सो व्हाट्स आवर आंसर 3r. 3r is the option first. Okay. Question number 16. Which one of the following plots represent the variation of gravitational field on a particle at a distance r due to the thin spherical shell of radius r? So thin spherical shell के अंदर जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होती है 0 और बाहर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होती है. सो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 17. इफ VE is the
escape velocity and VO is the orbital velocity of a satellite with orbit close to the earth surface, then these are related by. It's quite common, बहुत ही आसान सवाल है, आप सबको पता होता है ये आंसर इसका, मैं लिख के बता रहा हूँ। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा जाता है इस तरह से, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा जाता है √g m/r। जब आप इनको डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा एस्केप वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी √2। सो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए पार्टिकल इज थ्रोन विद एस्केप वेलोसिटी ve फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी एट ए हाइट ऑफ 3r। दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से अर्थ के सरफेस पे वीई वेलोसिटी से पार्टिकल को थ्रो किया गया, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mve², और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी -g m/r। ये हो गया अर्थ के सरफेस पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, अब हमें टोटल एनर्जी कहाँ देखनी है 3r पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv², और वहाँ पर g/m/3r, और फ्रॉम द अर्थ सेंटर से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4r। तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी। अब यहाँ से हमें ये v कैलकुलेट करना है। v चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा, विच कैन बी रिटन एज 2gm डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसे। तो इसका स्क्वायर वैल्यू जब मैं पुट करूँगा एस्केप वेलोसिटी के स्क्वायर वैल्यू को, दैट इज़ 2gm डिवाइडेड बाय r। देयरफॉर एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/2, स्मॉल m वाली वैल्यू देखो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू आप देख सकते हैं स्मॉल m वाली, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी स्मॉल m। ओके, तो ये आ जाएगा 1/2 2gm डिवाइडेड बाय r माइनस gm डिवाइडेड बाय r इक्वल्स टू v²/2 माइनस gm/4r। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, gm/r ये आ गया, फिर प्लस जस्ट 1 मिनट, gm/r देन प्लस gm/4r इक्वल्स टू v²/2, कुछ ऐसा आएगा। ये टर्म हो गई कैंसिल, सो gm/4r मल्टीप्लाई 2 and then root equals to v. So this can be gm/2r equals to this value. अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये कितना हो सकता है ये आप देखोगे अगर, तो या चलो यहाँ तक ना लिख के मैं इस एक्सप्रेशन से एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू को यूज़ कर लेता हूँ। ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है 1/2 2gm/r इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू पुट करते हैं 11.2 किलोमीटर पर दिस वैल्यू। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे इट्स कम्स आउट टू बी 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये आंसर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन बैठेगा 5.6 इज द ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19, A black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. To what approximate radius would Earth have to be compressed to be a black hole? कि अर्थ कब ब्लैक होल की तरह बिहेव करेगी, उसका रेडियस कितना होना चाहिए।
तो ये सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है अगेन एस्केप वेलोसिटी पे। एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें याद हो चुका होगा, 2gm डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। अब एस ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ से स्पीड ऑफ लाइट भी एस्केप नहीं करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर लिख दूंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, 2gm डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और यहाँ से r का एक्सप्रेशन देखेंगे, 2gm डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू r। वैल्यू पुट करते हैं, r को लिखा जाएगा 2gm डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, सो 2g की वैल्यू हो जाएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻11, मास हो जाएगा मेरे पास 5.98 इंटू 10⁻24, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर है 3 इंटू 10⁸ एंड दिस कैन बी, सो इसको लिखा जा सकता है 10⁻⁻2 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ is correctly represented by, so we can choose the correct options or we can say the graphs. So we know the situation that intensity of gravitation can be written as minus gm upon r square, where r is greater than radius of earth, and the same intensity can be written as minus gm r upon r cube, where r less than equals to r. So this is the situation for intensity for earth, but you can see it is the negative values, right? So in this situation this intensity is directly proportional to r, and here the intensity is inversely proportional to r square, but in both the situations it is negative. So it is in vector form, so it means that option first is correct, negative side. Question number 21, at what height from the surface of earth the gravitational potential and the value of g are this and this respectively? So we can solve this situation. We know the potential. Let's consider this situation, and this is the radius of earth. Let's say this is a point P which is at a height of h from the surface of earth. So the potential at point P can be written as minus g mass of earth divided by radius of earth plus height h, and we can substitute the values, or we also know that g can also written as capital G mass of earth divided by re plus h square. Okay, all right. So this g can be written as gme divided by re plus h multiply by re plus h in this fashion. So when you put these values, what you will get? Okay, so we can substitute this value here. So it is negative of Vp multiply by Re plus h. Okay, so acceleration due to gravity, which is given as 6 meter per second square, negative. Potential at point P is equal to negative 5.4 into 10⁻⁷, and this is Re plus h. We know the radius of earth, that is 6400 kilometer. So when we solve this, we get h is equal to 2600 kilometer. So this is the answer of this numerical. Question number 24. The ratio of escape velocity at Earth to the escape velocity at a planet Vp
whose radius and mean densities are twice as that of Earth is. So we will use the formula of escape velocity. Escape velocity हमारे पास क्या है? Escape velocity होता है अंडर रूट ऑफ 2gm/r. अगर मैं अर्थ के लिए लिखता हूँ तो मास ऑफ अर्थ लिखा जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ लिखा जाएगा. किसी दूसरे प्लैनेट के लिए लिखना है तो ये लिखा जाएगा 2g मास ऑफ दैट प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट. ओके, और हमें जो बातें गिवन हैं दैट इज़ फॉर दैट प्लैनेट हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटीज आर ट्वाइस. सो डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू 2 times ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ and radius of the planet is twice of radius of earth. Okay, so velocity or escape velocity and for that particular planet ये ऐसा लिखा जाएगा 2gme डिवाइडेड बाय re और ये लिखा जाएगा rp 2gmp. इस तरह से जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखो कुछ टर्म्स हैं जो कैंसिल हो सकती हैं. 2g से 2g कैंसिल हो गया. सो दिस कैन बी रिटन एज मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ दैट प्लैनेट. अब देखो मास को लिखा जा सकता है, मास को लिखा जाता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी. सो मास ऑफ अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज डेंसिटी ऑफ अर्थ, एंड मास ऑफ दैट प्लैनेट कैन बी रिटन एज 4/3 पाई रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब and density of that planet which is equals to twice of density of earth, this way. So me upon mp can be written as 4/3, this term can cancel out, and density of earth, radius cube, so it is 1/2 to 4, 8 multiply 2, it is 1/16, this way. So this radius cancel, so it is mass of earth divided by mass of that planet which is equals to 1/16 multiply 2, so it is 1/8. So 1/8 is nothing but 2√2, this way, 2√2. So escape velocity of earth divided by escape velocity for that particular planet is in the ratio of, this is their ratio. So this is the answer of the numerical. So it is option second. Question number 23. Starting from the center of the earth having radius r, the variation of g acceleration due to gravity is shown as. So for the case of earth, you know, it's a very common numerical, option 4. Question number 24. A satellite of mass m is orbiting the earth at a height h from its surface. The total energy of the satellite in terms of g naught, the value of acceleration due to gravity at the earth's surface is. So at a height h from its surface, somewhere here, okay, and this is radius of earth. Total energy of the satellite. So we will write the total energy of the satellite. The formula for the total energy of the satellite is minus g mass of earth, mass of satellite divided by 2 times of distance of the satellite from the center of earth, which is radius of earth plus height from the surface of earth. This is the total energy. Let's say this is equation first, and g can be written as, or we can say g naught, it is g multiply mass of earth divided by radius of earth square. So from this expression we can write g naught multiply radius of earth square is equal to this,
Let's say this is equation second. Put equation second in first. So total energy is equals to negative of G naught RE square ms divided by 2 times of radius of earth plus mass of satellite. So this is the situation, and we can compare now the options. So it is a negative value and 2 is in the denominator. It means that either option third or fourth is with negative sign. mg naught r square divided by 2, fourth option is the correct one. Question number 25. Find out energy required in gigajoules to escape a space shuttle of 1000 kilogram mass from surface of earth. To escape, energy required. So you know that, let's say, initially on the surface of earth, from this to escape, how much energy? Here the potential energy is minus G mm upon RE. So this much positive of that potential energy is required to escape this space shuttle. To escape, we will provide this much energy, positive value of the potential energy. So when we put the values, G is equal to 6.67 into 10 raised to power minus 11, then mass of earth, which is equals to 6 into 10 raised to power 24, then mass of that shuttle, which is 1000, divided by radius of earth, which is 6400, and its kilometer, so in terms of meter this is. So when you solve this situation, you will get 62.5 into 10 raised to power 9 joule. So this is gigajoule. So it is approximately 62.5 gigajoule. So the nearest option is 64 gigajoule. Okay. Question number 26. The acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above the earth is the same as at a depth d below the surface of earth. Then what is the relation between capital H and above and below the earth? So we know the formulas for both the situations. The gravity at a height h above the surface of earth is written as G 1 minus 2h upon r, and gravity below the surface of earth at a distance d can be written as G 1 minus d upon r. This is second option. So it is the same as, so it means that G at h is equal to G at d. These are same. 1 minus 2h upon r is equal to G 1 minus d upon r. This way we can cancel these two terms, and what we get when we put the value of h is equal to 1 kilometer, we get d is equal to 2 kilometer. This is the answer of the numerical, third option. Two astronauts are floating in gravitational free space. This point is important. After having lost contact with their spaceships, the two will, as there is no gravitation, so move toward each other. No, they will move toward each other due to gravitation, but there is no gravitation. Move away from each other. No. Will become stationary. No. So keep floating at the same distance between them. So this is the option.
Question number 28. The kinetic energies of a planet in elliptical orbit around the Sun at position A, B, and C are Ka, Kb, and Kc respectively. AC is the major axis and SB is the perpendicular to AC at the position of the Sun as shown in the figure. Then, so हमें काइनेटिक एनर्जी के रिलेशंस बताने हैं, कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होती है. सो यहाँ पर जो नियरेस्ट पोजीशन होता है, ये नियरेस्ट पोजीशन होता है, यहाँ पर स्पीड सबसे ज़्यादा होती है. सो काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज़्यादा ए पॉइंट पर होगी. और सी पोजीशन जो है, यहाँ पर स्पीड सबसे कम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी एट सी सबसे कम होगी. ओके, और ए पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी. तो ऑप्शन सेकंड सेट बैठता है. क्वेश्चन नंबर 29. If the mass of the sun were 10 times smaller and the universal gravitational constant were 10 times larger in magnitude, which of the following is not correct? The time period of the simple pendulum on the earth would decrease. And then it says the walking on the ground would become more difficult. And then it says the raindrop will fall. And but we have the option, what we choose, which of the following is not correct. Not correct means wrong. Which of the following is wrong? G on the earth will not change. So there is a high chance that G will change, because G can be written as G mass of earth divided by radius of earth square. So mass of the earth is not changing, radius of the earth is not changing, but what is changing? The gravitational constant is changing. So G must change according to the question. But fourth option says that G on the earth will not change. So it means that this is the wrong statement. Okay. So this is our option here. Question number 30. A body weight 200 Newton on the surface of earth. How much will it weigh halfway down to the center of the earth? So we note the situation, that is G dash is equal to G 1 minus D upon R. Okay, so we can multiply the mass on both sides, so it becomes mg dash equals to mg 1 minus D upon R. Okay, so 200 Newton on the surface of earth. So this is 200 Newton. This is 200 Newton. And halfway, it means that D is equal to R by 2. So mg dash equals to 200, 1 minus D equals to R by 2, then R cancel each other. So mg dash equals to 200 and this is 1 by 2, so it becomes 100. So this is the weight in Newton. This is the answer. Fourth option. Question number 31. The work done to raise a mass m from the surface of the earth to height h, which is equal to the radius of the earth, is. So we have to take the mass up to a height which is equals to the radius of the earth. Okay, so the initial potential energy on the surface of earth, let's say this is the surface of earth, so this is the situation. So this is h is equal to radius of earth, so this is u initial, this is u final. So u initial on the surface of earth is given by mass of earth, mass of the object divided by radius of earth, and u final is given by minus g mm divided by 2r. Why 2r? Because radius e and h is also equals to radius of earth, so it becomes twice of radius of earth. But work done is equal to change in potential energy. So we will put the values: final potential energy minus initial potential energy.
the final potential energy is equal to minus g m m divided by 2 times of radius of earth. This is final potential energy, minus initial potential energy is equal to minus g m m divided by radius of earth, this one. So we can solve this situation, and what we get, minus g m m divided by 2 times of re plus g m m divided by radius of earth. Let's take some common terms, g m m divided by re. So we get negative of 1 by 2 plus 1. So here we get 1 by 2 g m m divided by radius of earth. So now 1 by 2, we know g is equal to g m divided by re square. So it means that g re equals to g m upon re. So this g m upon e and this term g m upon re, we can replace that term with this term and then mass. So I think this is the option, 1 by 2 mgre. So 1 by 2 mgr. Third option is correct. So these all the numericals up to 2019, the total number 31 numericals मैंने आपके सामने रखे हैं. तो आई होप कि आप इनको यूज़ करोगे अपने नीट की प्रिपरेशन के लिए. स्टे ट्यून्ड रहिए मेरे चैनल से. फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आपको सब्सक्राइब तो ज़रूर करना ही करना है. कमेंट सेक्शन में अपने को बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूरी शेयर करिएगा, सो दैट कि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके. विश यू ऑल द बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए.